आप चाहे किसी भी स्टेट से आते हो, कोई भी लैंग्वेज को अपने घर पे बोलते हो, या फिर आपने किसी भी मीडियम से अपने एजुकेशन को पूरा किया हो, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, मराठी, कोई भी मीडियम से। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इनसिग्निफिकेंट। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती जब इंग्लिश की बात हो, इंग्लिश की स्किल्स की बात हो। अच्छा, मैटर क्या करता है सर? मैटर करता है क्या आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पैदा हुए थे या नहीं। और अगर आप पैदा नहीं हुए थे तो क्या आपने इंग्लिश को एज ए साइंस लॉजिक के साथ अप्रोच किया या नहीं। इंडिया के अंदर साइंस की तरह इंग्लिश को अप्रोच नहीं करवाते हैं। हमारे यहाँ पे रट्टे मरवाए जाते हैं इंग्लिश के रूल्स के। बस इसी रट्टाफिकेशन को तोड़ने के लिए इस क्लास को मैं रोज लेकर के आता हूँ। अगर आप मैथ समझ सकते हैं ना, तो इंग्लिश जो बहुत आसान है, अगर उसमें आप लॉजिक अप्लाई कर दें, आप देखेंगे मेरे साथ कैसे करना है। सभी से गुजारिश करूंगा मैं, इसको ट्रांसलेशन क्लास मत समझना। सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक यूट्यूब पे आपको ट्रांसलेशन क्लासेस मिलती हैं बहुत से चैनल्स पे। ये क्लास है इंग्लिश की वर्कशॉप। अपने ऊपर काम करना है आपको मेरे साथ। आधा पौना घंटा हेडफोन लगाओ, डोर को लॉक करो, और जैसे मैं बोलूँ, जहाँ आपसे सवाल पूछूं उसको आंसर करने की कोशिश करो, है ना। आप देखेंगे 6 घंटे की लर्निंग है इस क्लास में, अगर आप ईमानदारी के साथ अपने ऊपर काम कर सकते हैं। शुरू करें फटाफट से। विजिलेंस पैरामाउंट आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल है। आओ कुछ नया सीखते हैं। विजिलेंस जो है ना, विजिलेंस वो पैरामाउंट चीज़ है भी। अच्छा, विजिलेंस क्या होता है? बहुत बार बताया आपको मैंने। निगरानी करना, सर्वेलेंस करना, ओवरसाइट रखना, क्वेश्चन करना, ये सब की सब चीज़ें जो होती हैं निगरानी के सिनोनिम है विजिलेंस के। और पैरामाउंट होती है जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो, जो चीज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, है ना, पहाड़ की चोटी। तो अगर आप विजिलेंस जो है ना, अभी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, निगरानी सबसे ज़्यादा पैरामाउंट चीज़ है। देखो, विजिलेंस से एक बहुत अच्छा सिनोनिम बनता है, एक वर्ड बनता है विजिलेंस से, विजिलेंटी। मैंने भी आपको कई बार बताया, ऐसा इंसान जो इतना विजिलेंट हो, जो कानून को हाथ में ले ले किसी गुनहगार को सजा देने के लिए, है ना। पुलिस के चक्कर में नहीं पड़े। जहाँ पे जो चोर मिला, जहाँ पे रेपिस्ट मिला, जहाँ पे मर्डर मिला, उसको वहीं पे उसका हिसाब कर दिया। क्या बोलेंगे इसको? विजिलेंटी। अब देखो, विजिलेंटी का एक हमारे पास अफर्मेटिव बहन भी है इसकी, है ना, इसी वर्ड की। उसका नाम है गुड समैरिटन। गुड समैरिटन वो होता है जो जाने अनजाने लोगों की हेल्प करता है। होता तो वो भी एक विजिलेंटी है ना, पर वो क्या करता है? अच्छे काम करता है, किसी को पनिश करने की बजाय किसी की हेल्प करने के काम करता है। तो विजिलेंस से विजिलेंटी वर्ड को और गुड समैरिटन वर्ड को, दोनों को याद रखें। अच्छा चलो, अब इसकी टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, किस बारे में कहना चाह रहा है, कहाँ पे विजिलेंस पैरामाउंट है। कि द स्टेट्स हैव टैकल्ड द वायरस डिफरेंटली बट दे मस्ट लर्न फ्रॉम ईच अदर। कि द स्टेट्स ने टैकल कर लिया है, स्टेट्स ने निपट लिया है वायरस से, और कैसे? अलग अलग अंदाज में, डिफरेंटली। किसी स्टेट ने कैसे निपटा, किसी स्टेट ने कैसे निपटा, है ना। कह रहे लेकिन इनको लर्न करना ही चाहिए, मस्ट लर्न, सीखना ही चाहिए। और किससे? एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर से। कह रहे स्टेट्स ने अच्छे से टैकल कर लिया है या डिफरेंट तरीके से टैकल किया है, लेकिन एक दूसरे से इनको सीखना चाहिए। सेंटेंस समझ गए? अब आए सेंटेंस की ग्रामर के अंदर। अब देखते जाओ। टैकल का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना। अब निपटने के लिए अपने पास सिनोनिम्स हैं बहुत सारी, फ्रेजल वर्ब्स। डील विथ, ग्रैपल विथ, और वैसे ही टैकल विथ। देखो, टैकल के बाद फिर भी विथ नहीं लगा हुआ यहाँ पे, ऐसा क्यों? ध्यान रखना, ज़्यादातर सिनोनिम एक दूसरे के होते हैं, वो अपनी फिक्स प्रीपोजिशन को कॉमन रखते हैं। जैसे डील विद है ना, इसका मतलब निपटना है। ग्रैपल विद है, इसका मतलब निपटना है। पर कहीं कहीं जगह ये काम करता नहीं है वाला फॉर्मूला। तो क्या करना है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। टैकल अपने साथ में विद कभी नहीं लेता। एक कॉमन कंफ्यूजन होती है लोगों की, डील विद, ग्रैपल विद और टैकल विद। समझ गए ना? टैकल के साथ में विद को नहीं लगाना है। अच्छा, फाइट है, उसके इसका मतलब भी ये होता है, फाइट का मतलब लड़ना किसी से। इसके साथ में विद आता भी है और नहीं भी आता। अगर किसी इंसान से लड़ रहे हो, किसी ऐसी चीज़ से लड़ रहे हो जो आपको दिख रही है, हाथों से, पाँवों से लड़ रहे हो, बंदूकों से लड़ रहे हो, तो फाइट विद करोगे। अगर किसी ऐसी चीज़ से लड़ रहे हो जो समस्या है, कोई सिचुएशन है जो आपको दिख नहीं रही है ना, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको अपने करेंगे सीधे सीधे फाइट, बिना विद प्रपोजिशन के। बुरे वक्त के साथ फाइट करते हैं और आपके एनिमी के साथ आप फाइट विद करते हैं। समझ गए ना? चलो, ईच अदर यहाँ पे ग्रामर कॉन्सेप्ट था, कई बार मैंने आपको बताया है। आज इसने गलती कर दी है, इसको हमने पकड़ लिया। क्या हुआ? जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो हम करते हैं ईच अदर की बात। जब मोर देन टू हो जाते हैं ना, जब मोर देन टू हो जाते हैं तब हम बात करते हैं वन अनदर से। समझ गए ना? जब दो लोग आपस में लड़ते हैं, दो लोग आपस में कोई काम करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं आपस में, तो ईच अदर, है ना। दे बीट ईच अदर, दे फॉट विद ईच अदर, है ना। पर जब 2 से ज़्यादा हो, मान लो 5 हो, 7 हो, 10 हो, 12 हो, तो फिर ईच अदर नहीं, फिर आएगा वन अनदर। अब यहाँ पे स्टेट्स तो बहुत सारी थी, 28-29 स्टेट्स हैं इंडिया में, ना 29 स्टेट्स हैं।
तो हमारे पास यहाँ होना चाहिए था वन अनदर। चलो इसको माफ कर देते हैं, इसका एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम है। आगे बढ़े। सेंटेंस का सब्जेक्ट था स्टेट्स, सेंटेंस की वर्ब थी हैव टैकल्ड। सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं प्लूरल था, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आई है। हैव लिखा हुआ हमने, हैज लगते अगर हम यहाँ पे सिंगुलर हमारे पास वर्ब होती तो, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो। फिर इसमें क्लोज आ गया दूसरा बट नाम की कंजंक्शन के बाद। कंजंक्शन जैसे आई मुझे पता लगा एक दूसरा क्लोज आएगा, एक दूसरा सब्जेक्ट आएगा, उसकी एक दूसरी वर्ब आएगी, मस्ट लर्न। तो लॉजिक के साथ चलना, आपको क्लोज देखते बता देना है कितने सब्जेक्ट होंगे, कितनी वर्ब्स होंगी, है ना। अब देखो सब्जेक्ट है ग्रीन, वर्ब है पिंक। जानबूझ के इस काम को मैंने किया है, हर रोज मैं करता हूं। अगर आप नए हो तो आपको मैं बता दूं, ये आपकी पहली सीढ़ी है इंग्लिश को कॉन्फिडेंस के साथ सीखने की। सेंटेंस का सब्जेक्ट पकड़ो, उसकी वर्ब पकड़ो, फिर आगे जो आपको अदर लेसन करना है उसमें जो भी ग्रामर रूल लगाना है उसके बाद लगाओ, समझ गए ना। तो अगर जिसने ये नहीं किया फिर वो हवा में हाथ पैर मारता है, अच्छा यहाँ पे ये आया हुआ है तो इसके आगे ये आना चाहिए, है ना। ऐसा काम आपको नहीं करना है। पूरे एडिटोरियल की सब्जेक्ट और वर्ब मार्क्ड है मेरे साथ, कोशिश करें मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाने की। अच्छा एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, ये रीडिंग आप मेरे साथ कर रहे हो, इसमें पूरी ग्रामर कवर नहीं हो पाती हर रोज शुरू से। ग्रामर को मैंने लॉजिक के साथ चैनल पे कवर करवा के रखा हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चैनल के होम पेज के ऊपर एक प्लेलिस्ट रखी है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YT। 16 पार्ट्स इसमें आ चुके हैं, 60% पूरी हो चुकी है ग्रामर। अगर आप लॉजिक के साथ सीखना चाहते हो जाकर के सीख सकते हो। शुरू करें फटाफट से। एक समरी दे देता हूं आपको मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है। इसने बताया कि 2 तरह की स्टेट्स हैं इंडिया में। एक स्टेट्स तो इस टाइप की हैं जिन्होंने वायरस को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया, दूसरी इस टाइप की हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से टैकल नहीं किया। तो इसने उन दोनों का एनालिसिस किया उनके काम का, है ना। उसने क्या पाया, जिन्होंने सही तरीके से अपने आंकड़ों को बताया सबको, बिल्कुल ईमानदारी के साथ विजिलेंस किया, एकदम बढ़िया निगरानी की, उनकी स्टेट्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। जैसे कि केरला, जैसे कि आंध्रा, है ना। और फिर इसने बताया जिन्होंने विजिलेंस अच्छी नहीं रखी या अपने आंकड़ों को छुपाया, झूठ बोला, उनकी परफॉर्मेंस आज की डेट में खराब है। जैसे कि गुजरात, जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कि दिल्ली। तो कह रहा है इसने पूरा सारा एनालिसिस करके ये बताया कि जो ईमानदार थे और सही तरीके से विजिलेंस कर रहे थे वहाँ पे आज कोरोना की बीमारी कम है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहे जिन स्टेट से नहीं सीखा ना इस चीज़ को आज भी नहीं समझे हैं, उनको आंध्रा और केरला से इस चीज़ को सीखना चाहिए। तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार और बंगाल, इन स्टेट्स को अच्छे से नसीहत दे रहा है इस एडिटोरियल के अंदर, समझ गए ना। बस इसकी यही समरी आज की कि आपको अच्छी तरीके से काम करना है ईमानदार होकर के। इस समरी को आप कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में लिखने की, 5 सेंटेंसेस के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होती है ना, कमेंट्स में डालें। अब देखो इसकी टोन कैसे निकलती है। आज की टोन बोलेंगे डिड्यूसिंग। क्या कर रहे हैं हम, डिड्यूस कर रहे हैं, एक नतीजे को निकाल रहे हैं। इसने यही काम किया है, कह रहा है जिसकी विजिलेंस अच्छी थी उसी के आगे कोरोना की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है कोरोना को रोकने की। तो डिड्यूसिंग टोन है, कुछ हम डिड्यूस कर रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं सारी कंडीशन में से। दूसरी इसकी टोन है आज की सटायरिकल। लास्ट में गुजरात के साथ मजाक किया इसने, आप देखेंगे मेरे साथ थोड़े से मजाक उड़ाया गुजरात का, है ना। तो सटायर किया गुजरात पे। तो दो तरह की टोन अपने पास आज इस एडिटोरियल में है। शुरू करें। कह रहा ऑन जून 20th a month after 1 lakh novel coronavirus cases were reported, India grossed a grim milestone of 4 lakh cases। कह रहे जून 20 को कुछ हुआ, ऑन जून 20। अच्छा क्या हुआ, कह रहे जून 20 था, एक महीने के बाद। कब, जब 1 लाख नोवल कोरोना वायरस के केसेस को रिपोर्ट किया गया था पैसिव वॉइस के अंदर। कह रहे जून 20 को क्या हुआ, इस काम के होने के बाद इंडिया ने क्रॉस कर लिया एक ऐसे माइलस्टोन को, मील के पत्थर को, जो है उदासी भरा, ग्रिम, जो है निराशा भरा। और वो किस चीज़ का है, 4 लाख केसेस का, समझ गए ना। तो जून 20 को एक महीने के बाद 1 लाख केसेस को रिपोर्ट करने के इंडिया ने 4 लाख केसेस का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। अब ध्यान देंगे ना, अब किसी को ऐसा लगेगा सर ये जून 20 को 1 लाख केस हुए थे, 4 लाख केस हुए थे, है ना। तो एक्चुअल में 4 लाख केस हुए थे जून 20 को, एक महीना हो चुका था 1 लाख केस रिपोर्ट किए हुए जून 20 को। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो तो बहुत ईजी है। सब्जेक्ट ग्रीन है, वर्ब पिंक है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। अब देख लेते हैं इसकी वोकैबुलरी। ग्रीन क्या होता है, कई बार मैंने आपको बताया इस वर्ड को याद रखने का तरीका। शाम को 7 बजे अगर बारिश आ रही हो ना, आप 7 बजे अपनी खिड़की से बाहर देखना, 8 बजे हल्का सा आसमान होना, उसमें हल्की सी रोशनी होगी, बारिश आ रही होगी, काले बादल होंगे। तो एक ग्लूमी सा मौसम होता है, डार्क सा मौसम होता है, ग्रीम सा मौसम होता है, सॉम्बर मौसम होता है, निराशा भरा मौसम होता है। हो सकता है आपको अच्छा लगता है वैसा मौसम, पर जनरली इसको हम निराशा भरा मानते हैं, इसको हम पेसिमिस्टिक मानते हैं। तो ग्रीम माइलस्टोन है, ऐसा ही मील का पत्थर है, 4 लाख केसेस का सिनेरियो। आगे बढ़े। कह रहा है इवन इफ इट टुक 13 days टू डबल 2 लाख केसेस,
इंडिया एडेड अनदर 1 लाख केसेस इन 10 days ऑन जून 12। कह रहा है अगर इसने लिए, इफ़ इट टुक, अगर इसने लिए क्या 13 दिनों को, अच्छा क्यों, डबल करने के लिए 2 लाख केसेस तक, मतलब पहले 1 लाख केस से 2 लाख केस होने में कह रहा अगर 13 दिन हमें लगे, तो कह रहा इंडिया ने ऐड कर दिए एक और 1 लाख केसेस को 10 दिनों में जून 12 पे। समझ गए ना? तो पहले 13 दिन के अंदर 1 लाख से 2 लाख किया और फिर हमने एक और लाख कर दिया अगले 10 दिन के अंदर, जून 12 के अंदर। इस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं, टाइम कम होता जा रहा है 1 लाख केसेस बढ़ने में। सेंटेंस समझ गए? अब इसमें ग्रामर पे आते हैं फटाफट से। सब्जेक्ट है वर्ब, सब्जेक्ट है इट, वर्ब है टुक, है ना, जानते हो ना इतना तो आप। अब आ जाओ इसमें जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है हमने कई बार किया है, आज उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना, एक्सेप्शन करेंगे उसकी आज। अनदर, अदर और द अदर, ये तीनों तो आप जानते ही हो, जानते हो ना। अनदर, अदर और द अदर हम कैसे यूज़ करते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट भी लिख दिया है, अगर आपने पहले इसको किया नहीं है मेरे साथ या याद नहीं है, फटाफट से मुझे 1 2 3 4 5 6 छः सेंटेंसेज में आप मुझे बताएंगे अनदर, अदर और द अदर में से इन ब्लैंक्स के अंदर आप क्या डालेंगे। तो 3 चॉइसेस हैं आपके पास, अनदर, अदर और द अदर। फटाफट से बताऊं मुझे 6 सेंटेंसेज में आप किसको डालोगे, फिर आज आपसे मैं थोड़ी सी एक्सेप्शंस हो ना वो डिस्कस करूंगा। चलो सब कोशिश करेंगे, अपने ऊपर काम करना है आपको, है ना, मैं सिखा सकता हूँ, आप घर आकर के जबरदस्ती नहीं करवा सकता आपसे। चलो देखो कॉन्सेप्ट था, अनदर के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा भाई, अदर के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, और द अदर है ना, द अदर इसके बाद में सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है, पर वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको हम पहचानते हैं, कोई खास चीज़। एग्जाम्पल के लिए इनको करके देख लेते हैं, अपने को समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड रुकना। ही वॉन्ट्स डैश चांस, उसको एक और चांस चाहिए, तीनों का मतलब ये होता है एक और, है ना, अदर, अनदर, द अदर, तीनों का मतलब होता है एक और। कह रहा है उसको एक और चांस चाहिए, ही वॉन्ट्स अनदर, अदर या द अदर चांस। अब क्या डालूंगा, पहले मैंने देखा यहाँ पे सिंगुलर है, चांस तो सिंगुलर है, तो प्लूरल वाला अदर तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ तो या तो आएगा अनदर या आएगा द अदर। द अदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई खास चांस की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक मौका चाहिए उसको, है ना, किसी खास मौके की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही वॉन्ट्स अनदर चांस। अगले में देखो, ही डज नॉट लाइक हिज लिटिल ब्रदर बट प्लेज विद डैश बॉयज। कह रहा है उसको अपना भाई पसंद नहीं है छोटा, लेकिन दूसरे बच्चों के साथ वो खेलता है ना, अपना भाई पसंद नहीं है उसको पर दूसरों के साथ वो खेलता है। अब हुआ क्या, यहाँ पे इस बॉयज से पहले मुझे इन तीनों में से एक चाहिए। देखो अनदर तो आ नहीं सकता, इसके आगे तो सिंगुलर है ना, बॉयज तो प्लूरल है, तो क्या करेंगे, या तो अदर आएगा या द अदर आएगा, यहाँ आएगा अदर, क्योंकि बॉयज़ के बारे में हमें पता नहीं है कौन से दूसरे बच्चे हैं, है ना। मान लो हम यूँ कह रहे थे भाई वो वाले दूसरे बच्चे, वो खास वाले दूसरे बच्चे जो उस गली में रहते हैं, तो मैं द अदर यूज़ कर सकता था उस केस के अंदर। अब तीसरा देखो, वाइल ड्राइविंग आई सॉ आयशा कमिंग फ्रॉम डैश साइड। ड्राइव करते हुए मैंने आयशा को देखा दूसरी तरफ से आते हुए। अब देखो साइड सिंगुलर है, अदर तो आएगा नहीं, अदर प्लूरल के लिए आता है, अनदर आता है सिंगुलर के लिए, और सिंगुलर के लिए आता है द अदर, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, अब देखो मैं यहाँ लगाऊंगा द अदर। अब देखो द अदर क्यों आएगा, जब आप सड़क पे जा रहे हो तो कितनी साइड होती हैं, एक साइड पे जिस पे आप चल रहे हो तो राइट साइड जो आपकी लेफ्ट होती है मतलब सही साइड, और दूसरी होती है रॉन्ग साइड जिसमें से सामने से गाड़ियाँ आ रही होती हैं। जब हमारे पास साइड्स दो ही होती हैं, एक साइड मैंने बता दिया जिसमें मैं जा रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो दूसरी साइड से अलीशा आ रही थी, आयशा आ रही थी, समझ गए ना। अब ये खास साइड है, मैंने बता दिया भाई दूसरी साइड मेरे से सामने वाली साइड, है ना। जब किसी चीज़ को हम खास आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके साथ में हम द अदर लगाते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे द अदर। अब किसी का सवाल ऐसा होता है सर चौराया हो तो, तिराया हो तो, भाई कहीं लिखा है क्या मैंने तिराया लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है 3 वे, यहाँ पे लिखा है 4 वे। अगर ऐसा लिखा होता तो मैं अनदर भी लगा सकता था, समझ गए ना। अब रोड की बात हो रही है भाई, रोड की चौराहे की बात नहीं हो रही, रोड की बात हो रही है, दो ही साइड होती हैं, एक से मैं आया एक से आयशा आई। अगला देखो, अगले वाले सेंटेंस को मैंने सही कर दिया, 2 मूवीज़ के नाम लिख दिए थे मैंने, दोनों मेरी फेवरेट है तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया था। मैं कहना चाह रहा हूँ नो डैश फिल्म इज़ एज मोटिवेटिंग एज स्लम डॉग मिलियनर फॉर मी। मेरे लिए कोई दूसरी फिल्म इतनी मोटिवेटिंग नहीं है जितनी कि स्लम डॉग मिलियनर। अब देखो फिल्म है, फिल्म के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, अनदर, या क्या आना चाहिए द अदर, है ना। क्या आना चाहिए, अनदर या द अदर। इस केस के अंदर फिर भी इन दोनों की जगह मैं लगाऊंगा अदर। अब देखते जाना क्यों लगाऊंगा, थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो गया फेल। नो अदर फिल्म इज एज मोटिवेटिंग एज स्लमडॉग मिलियनेयर फॉर मी। देखो फिल्म सिंगुलर है, उसके बावजूद अदर लगा दिया मैंने, प्लूरल नाउन के आगे लगता है, सिंगुलर नाउन के आगे मैंने लगा दिया। अब देखो अगले, डू यू हैव एनी डैश एक्सक्यूज फॉर नॉट कमिंग इन टाइम। क्या तुम्हारे पास दूसरा कोई बहाना है टाइम पे नहीं आने के लिए। एक्सक्यूज क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए अदर, अनदर आएगा या द अदर आएगा। इस केस में भी मैं क्या लगाऊंगा, अदर। डू यू हैव एनी
अदर एक्सक्यूज फॉर नॉट कमिंग इन टाइम। एक्सेप्शन आएगी ये, अब बताऊंगा मैं आपको कि क्यों लगाया मैंने, एक बार देखते जाओ पहले मेरे साथ। इन डैश 20 ईयर्स इंडियन जीडीपी विल सरपास द यूके। अगले 20 साल में इंडिया की जीडीपी पार कर जाएगी जो है यूके की जीडीपी को। अब देखो डैश लिखा है, 20 ईयर्स है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के पहले अदर आना चाहिए, द अदर आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या लगेगा, अनदर। इन अनदर 20 ईयर्स इंडियन जीडीपी विल सरपास द यूके। समझ गए? अब देखो इसके अंदर लास्ट वाले दिनों में आपकी कन्फ्यूजन होगी क्यों मैंने उल्टा किया। एक्सेप्शन नंबर 1, अनदर के साथ में कोई नंबर आ जाए तो आप प्लूरल नाउन को लगा सकते हैं। इन अनदर 20 ईयर्स, इन अनदर 5 डेज, इन अनदर 2 आवर्स। समझ गए ना? यहाँ पे आवर्स, डेज, ईयर्स आ सकता है अगर इससे पहले एक नंबर हो। अनदर क्या कहता है, ये पूरा का पूरा एक सिंगुलर क्वांटिटी है। 20 ईयर्स एक टाइम पीरियड है ना, सिंगुलर टाइम पीरियड है, तो मैं सिंगुलर के हिसाब से ही अपने बाद में सिंगुलर नाउन्स को समझ करके ले रहा हूँ। समझ गए ना? तो इन अनदर 20 ईयर्स इंडियन जीडीपी विल सरपास द यूके। ये 20 ईयर्स, 2 माइल्स, 3 kgs, इसके बाद में हम सिंगुलर वर्ब को भी यूज़ करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपने मेरे साथ सीखा होगा, 20 ईयर्स इज़ नॉट अ बिग टाइम, 2 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, 3 kg इज़ नॉट वेरी हैवी। आपको याद होगा मेजरमेंट्स के साथ में हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं, बस इन दोनों को यहाँ कनेक्ट करके रखना, ये मेजरमेंट है और सिंगुलरली इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखो दूसरा रूल, एनी या नो के बाद में अदर आ जाए तो आप सिंगुलर फॉर नाउन यूज़ करेंगे। नो अदर फिल्म, समझ गए? नो के बाद में अदर आकर के सिंगुलर नाउन लेता है, एनी के बाद में अदर आकर के सिंगुलर नाउन लेता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन मैंने अप्लाई की तो मुझे पता लगा यहाँ पे अदर आना चाहिए था नो की वजह से, यहाँ पे अदर आना चाहिए था एनी की वजह से, और यहाँ पे अनदर आया क्योंकि मेरे पास एक मेजरमेंट थी जिसको मैं सिंगुलरली ट्रीट करता हूँ। बढ़े आगे, समझ गए होंगे? फटाफट से इसको साफ साफ नोट करें अपनी नोटबुक में। अब आपसे एक चीज़ डिस्कस करनी है, आप में से कितने लोगों ने लास्ट सेंटेंस में एरर को पकड़ा? एरर तो मैंने सही करवा दी, उसको भूल जाओ। जो मैंने सही नहीं करवाई, जो मैंने जानबूझ के छोड़ी, आप में से कितने लोगों ने इस एरर को पकड़ा? गलती ये है, आप जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना वहाँ तो आप चल जाता है आपका दिमाग, पिछला वाला आप भूल जाते हो। भाई 20 सालों में इंडिया की जीडीपी पार कर जाएगी, यूके पार कर जाएगी। मतलब इंडिया की जीडीपी क्या है, यहाँ से चली पाकिस्तान होकर के, फिर सी के रास्ते यूके गई, फिर यूके पार करके अमेरिका की तरफ मुड़ गई, है ना। जीडीपी है, कोई ट्रक थोड़े ना है। इंडिया की जीडीपी सरपास करेगी भाई यूके की जीडीपी को। इंडिया की जीडीपी आगे निकलेगी यूके की जीडीपी से, यूके से आगे नहीं निकलेगी, यूके की जीडीपी से। क्या करूँगा मैं? सरपास दैट, या पहले जीडीपी लिखता हूँ, सरपास द जीडीपी ऑफ द यूके, ऐसा बनना चाहिए ना, सरपास द जीडीपी ऑफ द यूके। अब देखो जीडीपी 2 बार ना लिखना पड़े तो हमने बना रखा है इसके लिए, दैट लिखते हैं हम, सरपास दैट ऑफ द यूके। तो भूल मत जाया करो, पुराने कॉन्सेप्ट साथ में रखा करो अपने। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आ जाओ। कह रहे फ्रॉम अ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ऑफ 4.6 इन मिड में, it is 7.9% as on June 21st, reflecting a wider spread in the community, particularly in hotspots मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड अहमदाबाद। कह रहे एक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट से जो कि थी 4.6% की मई के बीच के दौरान। तो पहले हम 100 टेस्ट करते थे तो 4.6 लोगों को कोरोना निकलता था, ऐसी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हुआ करती थी। कह रहा वहाँ से फ्रॉम हुआ क्या, कह रहा इट इज़, अब ये है इट इज़ 7.9% जून 21 को। तो अब इतने लोगों को कोरोना होने लगा है, कोरोना की टेस्टिंग ज़्यादा करने पे हमें पॉजिटिव केस ज़्यादा मिल रहे हैं। कह रहे ये हो गई है ऐसे इतनी जून 21 को रिफ्लेक्ट करते हुए, दिखाते हुए एक बहुत ज़्यादा फैले हुए फैलाव को, स्प्रेड को पूरी कम्युनिटी में, हमारे समाज में। कह रहे खास करके पर्टिकुलरली हॉट स्पॉट्स के अंदर ये 4 शहर हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद। सिंपल सेंटेंस है, वोकैबुलरी देख लेते हैं। पर्टिकुलरली मतलब खासकर, स्पेशली बोल दो, स्पेशली बोल दो, स्पेसिफिकली बोल दो, सबका मतलब एक ही होता है, पर्टिकुलरली खासकर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मोडालिटी विच वॉज इनिशियली लो हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग। कह रहा जो मरने की दर है ना, डेट ऑफ डेथ है, मोर्टेलिटी है, जो कि शुरुआत में लो थी, इनिशियली शुरुआत में बहुत कम हुआ करती थी, कह रहा वो इंक्रीज हो रही है, हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग, लगातार वो बढ़ती जा रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तब भी बढ़ रही थी, आज भी बढ़ रही है, पहले भी काम हो चुका है, आज भी हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। समझ गए ना सेंटेंस को। आगे बढ़ते हैं। मोर्टेलिटी वर्ड को नोट करें, डेथ रेट को कहते हैं मोर्टेलिटी। अगर आप थोड़ी सी भी जीएस पढ़ते हो तो आपने आईएमआर और एमएमआर नाम के वर्ड्स को सुना होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
मैटरनल मोर्टालिटी रेट, माएँ कितनी मरती हैं बर्थ चाइल्ड बर्थ के टाइम, और बच्चे कितने मरते हैं बर्थ होने के बाद, इसकी रेट को हम नापते हैं हज़ारों के अंदर, मोर्टालिटी रेट होती है वो, है ना। आगे बढ़े, कह रहे द फर्स्ट डेथ वॉज रिपोर्टेड ऑन मार्च 13 एंड द फिगर क्रॉस्ड 1000 ओनली ऑन अप्रैल 28। पहली डेथ को रिपोर्ट किया गया था मार्च 13 को, और जो आंकड़ा है क्रॉस कर गया 1000 को महज ओनली अप्रैल 28 को। तो मार्च 13 से 28 तक ही 1000 आदमी नहीं कर पाए थे, डेथ नहीं हो पाई थी। अब देखो कितनी डेथ्स हो रही हैं हर रोज, तो ये बताना चाह रहा है, समझ गए ना। सेंटेंस का सब्जेक्ट वो पकड़ते जाओ, ग्रीन और पिंक में, बहुत सिंपल सेंटेंसेज है। कह रहा बट इट हैज़ taken just 3 days for each additional 1000 deaths after the toll touched 4000। कह रहे लेकिन इसने लिया है, हैज़ टेकन, महज 3 दिन हर एक ईच इंडिविजुअल 1000 डेथ के लिए, किसके बाद, जब टोल ने, जब नुकसान ने, जब मौतों ने टच कर दिया 4000 के आंकड़े को। अच्छा क्यों, रीच करने के लिए 13703 डेथ को एज ऑन जून 21, तो जून 21 को 13703 डेथ्स हमारे देश में हो चुकी हैं। तो पहले जो 1000 डेथ में हमें लगा था 1-1.5 महीना, उसके बाद में अब हर 3 दिन में 1000 डेथ हो रही हैं। पहले 4000 हुआ करती थी, आज है ना 13703 हो गई है। समझ गए सेंटेंस को। देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट वर्ब तो मिला ही रहे हो आप, रीच के बाद में कभी भी टू ना लगाएं, है ना। तो इट हैज़ रीच्ड टू 13703 डेथ, ऐसा भी लिखा हो सकता था। आई हैव रीच टू अहमदाबाद, दे हैव रीच टू दिल्ली। तो एक कॉमन एरर है, रीच के बाद में टू लगा के बताते हो आप कहाँ पहुँचो, कभी भी रीच के बाद में टू लगा के ना बताएं, है ना। इसके बाद में फोर लगता है, इन लगता है, आउट लगता है, ये तीनों फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। मैंने 2-3 बार बता दी हैं, अपने नोट्स को खंगालें आज, इन तीनों को आप रिवाइज करें। रीच फॉर, रीच आउट और रीच इन का मतलब क्या होता है। आगे बढ़े, करेक्ट द लोअर मोडालिटी फिगर्स are a reflection of low median age, nearly 27 years, of the Indian population, the stage of pandemic in India, health seeking behavior and the healthcare system। अब ये सच बात है बिल्कुल। कह रहे जो मौत की दर कम है ना, लोअर मोडालिटी फिगर है स्पेन और यूके की तुलना में, अमेरिका के कंपैरिजन में। कह रहे ये एक रिफ्लेक्शन है, परछाई है, और किसकी, लो मीडियन एज की। हमारी मीडियन एज जो है ना बहुत कम है, एवरेज अगर एज निकालोगे तो हमारी 27 ईयर के आसपास ज़्यादातर लोगों की एज है हमारे देश में। कह रहे ये जो है ना रिफ्लेक्शन है इस एज का, और ये किसकी एज है, इंडियन पॉपुलेशन की, हमारे यहाँ की जनसंख्या की। अच्छा दूसरी चीज़ किसका रिफ्लेक्शन है, जो स्टेज है, जो चरण है, किसका, इस पेंडेमिक का, हमारे देश में, इंडिया में। तो कह रहे अभी ये इनिशियल स्टेज में है पेंडेमिक, ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा बीमार अभी नहीं हुए। और तीसरा है जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, हमारा ऐसा बिहेवियर है जिसमें हम अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, योगा करते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं। और कह रहे चौथा है हेल्थ केयर सिस्टम, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है। तो कह रहे लो मोडालिटी फिगर्स है ना, ये आंकड़े इन्हीं 4 चीज़ों का रिफ्लेक्शन है। हम सब यंग हैं, हमारी पॉपुलेशन यंग है, हमारे पास स्टेज जो है ना पेंडेमिक के भी इनिशियल है, हेल्थ सीकिंग हमारा बिहेवियर है, हम योगा वोगा करते हैं, और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तगड़ा है, बहुत अच्छा है। आगे बढ़े, आगे कह रहे हैं वाइल द लो मीडियन एज हैज़ हेल्प्ड कीप मोर्टालिटी लो, हाई प्रेवलेंस ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स इवन अमंग यंगर पीपल माइट पुट देम एट ग्रेट रिस्क इफ इन्फेक्टेड विद द वायरस। कह रहे जहाँ लो मीडियन जो एज है ना, हमारी जो जवान उम्र है, ज़्यादातर लोग जवान हमारे देश में जवान है, लो मीडियन एज है, इसने हेल्प किया है कीप करने में, बनाए रखने में डेथ रेट को कम, मोर्टेलिटी रेट को लो। कह रहे जहाँ ऐसा हुआ है, हुआ क्या, कह रहे हाई प्रेवलेंस जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस जो है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस जो है हाई रिस्क फैक्टर्स का, ऐसी हाई रिस्क बीमारियों का। कौन सी बीमारियाँ, कह रहे यहाँ तक कि बीच में यंग पीपल के, हमारे जवान लोगों के, वो पुट कर सकती है, उनको रख सकती है, माइट पुट, और कहाँ पे, ग्रेट रिस्क पे, बहुत ज़्यादा जोखिम में। अच्छा कब, अगर इन्फेक्ट हो जाए वो विद द वायरस, इस वायरस के साथ। तो कह रहे जरूर हम जवान हैं, इस वजह से यहाँ पे डेथ्स कम हो रही हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन में हाई रिस्क फैक्टर्स वाले लोग बहुत हैं, यहाँ तक कि यंग लोगों को भी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है हमारी कंट्री के अंदर। तो कह रहे अगर वो इन्फेक्ट हो गए तो बहुत बड़ा ग्रेटर रिस्क उनको हो सकता है, हमारी यंग पॉपुलेशन को। समझ गए सेंटेंस को। प्रेवलेंस जानते हैं, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा चलती है, प्रभावी होती है, डोमिनेट करती है, वही चीज़ उतनी प्रेवलेंट होती है, प्रेवलेंस उसी को कहते हैं। समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट है ग्रामर का छोटा सा। हेल्प नाम की एक ऐसी वर्ब है, अपने बाद में टू इन्फिनेटिव और बे इन्फिनेटिव दोनों को लेती है। दोनों सेंटेंस देखो ध्यान से, प्लीज़ हेल्प मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहले कैसे मैंने बोला हेल्प मी सॉल्व, सॉल्व से पहले टू आया नहीं आया, इसको बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या एस के। दूसरे केस में क्या रहा है, प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मैंने टू को लगा दिया। क्यों लगा दिया,
क्योंकि हेल्प के बाद में टू लगता भी है और ना भी लगता। अब आपकी इच्छा है, पर प्रिफर करना फर्स्ट वाले को, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा, बिना टू के आप हेल्प को यूज़ करें जितना आप कर सकते हैं। अब देख रहे हो ना, लो मीडियन एज हैज़ हेल्प्ड कीप मोर्टेलिटी लो। तो यहाँ पे टू कीप भी हो सकता था, गलत नहीं होता। आगे बढ़े, कह रहे द हेल्थ केयर सिस्टम इन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड अहमदाबाद ऑलरेडी स्ट्रेंड could witness more deaths if the virus spreads unabated। कह रहे जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारे क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इन चारों शहरों में जो कि ऑलरेडी स्ट्रेंड है, जो कि पहले से ही बड़े दबाव के अंदर हैं, कह रहे वो विटनेस कर सकते हैं और क्या, और ज़्यादा डेथ्स को और ज़्यादा मौतों को, अगर वायरस स्प्रेड होता है बिना रुके, निरंतर, अनअबेटेड, बिना जो है नॉन स्टॉप रह करके आगे बढ़ता है। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस पर देखने वाली चीज़ क्या है? स्ट्रेंड। अचानक से आई V3 है, देखो मेन वर्ब तो आ गई कुड विटनेस, है ना, हेल्थ केयर सिस्टम कुड विटनेस। अब जब मेन वर्ब आ गई तो ये V3 एक एडजेक्टिव का काम करेगी। कह रहा है हेल्थ केयर सिस्टम जो पहले से ही स्ट्रेंड है, जिस पे पहले से ही बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारी टेंशन है। समझ गए ना? तो ये इसलिए अचानक से आई हुई V3 है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, मेन वर्ब हमारे पास आ चुकी थी, अब ये काम करेगी एडजेक्टिव का। अब किसी का सवाल होता है सर ये भी तो वर्ब बन सकती थी, बना ले इसको वर्ब, इसका क्या करेगा? इसका अचार बनाएंगे क्या? अगर ये रखी है सेंटेंस में कुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो वर्ब बनेगी ना, इसको तो सुनामी भी नहीं रोक सकती। अगर ये वर्ब है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको एडजेक्टिव बिना बनाए। और जैसे आप एडजेक्टिव बनाओगे ना, सेंटेंस का सब्जेक्ट से ये मैच भी खा जाएगा, वो हेल्थ केयर सिस्टम जो कि स्ट्रेंड है ना। आपका सवाल जायज़ है, सर ये V3 हमारी वर्ब भी तो बन सकती है, पर दूसरी वर्ब का क्या करोगे अगर इसको वर्ब बना दोगे तो, है ना। पार्सिंग के जरिए आपको सीखना है तो मैंने पार्सिंग पे कल वीडियो की थी, चैनल पे रखी है, यहाँ डाल भी देता हूँ। मैंने एक आर्टिकल को आपको पढ़ाया हर वर्ड को तोड़ के उसको ब्रेक करके, तो ब्रेक करना आप ज़रूर सीखें अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को चाहते हैं तो। अनअबेटेड होता है बिना रुके, एबेट होना किसी चीज़ का कम होना, डिमिनिश होना, वेन होना। अनअबेट मतलब किसी चीज़ का बिल्कुल कम ना होना, नॉन स्टॉप चलते जाना फुल इंटेंसिटी के साथ। बढ़े आगे, करो विद इंडिया नाउ इन अनलॉक फेज दिस इज़ अ टाइम टू बी मोस्ट विजिलेंट। के साथ ही इंडिया के अभी अनलॉक फेज के होने के अंदर यही वक्त है मोस्ट विजिलेंट होने का, सबसे ज़्यादा चौकन्ना निगरानी रखने का। समझ गए सेंटेंस को? कह रहे यही वो वक्त है जब सबको चौकन्ना होना चाहिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, छोटा सवाल है, यहाँ पे मोस्ट से पहले आपने सुना ना मच, मैनी, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, है ना। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की। आपने देखा भी होगा मोस्ट से पहले द आता है ना, फिर भी द यहाँ पे नहीं आया हुआ। अब आप मुझे बताएंगे द क्यों नहीं आया हुआ? अगर आपको हिंट चाहिए ना तो इन दोनों सेंटेंसेस को देख लो, थोड़ी सी आपको हिंट मिल भी जाएगी। कोशिश करो इन दोनों में से मुझे बताओ किसके आगे द मोस्ट के मैंने सही लगाया और किसके आगे गलत लगाया है, फिर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताऊंगा लॉजिक के साथ। सभी कोशिश करेंगे, ढीठ नहीं बनेगा कोई भी, है ना। सीखना है, मुझसे सुन के भूल जाना है। चलो देखो मोस्ट है ना, मोस्ट इसके दो काम होते हैं। जब एक काम कर रहा होता है तब हम द लगाते हैं, जब दूसरा काम कर रहा होता है तब हम द नहीं लगाते। सर मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा काम कर रहा है? बहुत आसान है। अगर मोस्ट का मतलब वो सबसे ज़्यादा, अगर मोस्ट का मतलब वो सबको पीछे छोड़ के सबसे आगे, सबसे ज़्यादा, तब आपको उसके आगे द लगाना है, तब ये एडवर्ब एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। अगर मोस्ट का काम हो ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर लोग, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर इंसान, मोस्ट ह्यूमंस, ज़्यादातर जानवर, मोस्ट जो है एनिमल्स, जब ज़्यादातर की बात हो रही हो, लार्ज पोर्शन की बात हो रही हो, तब लगाना है मोस्ट के आगे द नहीं। और जब मोस्ट के आगे आपको द लगा देना है जब मोस्ट का मतलब वो सबसे ज़्यादा। समझ गए ना? अब एग्जाम्पल से देखो इन दोनों सेंटेंसेस को। ही इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय इन द क्लास। पूरी क्लास का सबसे हार्ड वर्किंग लड़का है वो, है ना। अब ये बताओ सबसे ज़्यादा की बात हो रही है या बात हो रही है बहुत ज़्यादा, या बात हो रही है ज़्यादातर? अगर मैं ऐसा बोलूँ वो ज़्यादातर हार्ड वर्किंग लड़का है क्लास का। ज़्यादातर हार्ड वर्किंग क्या होता है यार? मतलब 12 घंटे काम करता है फिर 12 घंटे काम नहीं करता, ऐसा है क्या वो? हम बात कर रहे हैं उसकी हार्ड वर्किंग जो है ना बहुत ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा है हमारी क्लास के अंदर। सबसे ज़्यादा की बात हो रही है तो यहाँ पे मोस्ट एक एडवर्ब, इसके आगे द लाजमी है, आना ही चाहिए। समझ गए ना? जब सबसे ज़्यादा की बात करेगा मोस्ट, अपने आगे एक द को जरूर लेगा। दूसरा सेंटेंस देखो, द मोस्ट ऑफ अस नो वट ही दैट ही इज लाइंग। ज़्यादातर हमको पता है, हम में से ज़्यादातर को पता है कि वो झूठ बोल रहा है। अब द मोस्ट का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा को पता है। द मोस्ट ऑफ अस का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा हम में से नहीं, हम बात कर रहे हैं एक ह्यूज पोर्शन ऑफ अस। मान लो अस का मतलब है 15 लोग, मान लो हम 15 लोग हैं, तो द मोस्ट का मतलब क्या है? कम से कम 8 लोग, 7 लोग, 10 लोग जो है ना हमें पता है वो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे मोस्ट काम कर रहा है एक जो है ना डिटरमाइनर का
यहाँ पे काम कर रहा है ज़्यादातर का, इसके आगे द नहीं लगेगा। समझ गए ना, इसके आगे क्या नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा। अब मैं क्या लिखूंगा, मोस्ट ऑफ अस नो दैट ही इज लाइंग। हम में से ज़्यादातर को पता है कि वो झूठ बोल रहा है। समझ गए ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने लॉजिक बता दिया। जब सबसे ज़्यादा की बात होगी, जब किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा होने के बारे में बताएंगे तो द लगा देना। जब ज़्यादातर की बात होगी, ज़्यादातर लोगों की बात हो रही होगी, तो मोस्ट के आगे द मत लगाना। अगर समझ गए हो तो ये आपका क्विज है आज का, 3 क्वेश्चन है इसमें। अच्छा लेवल का क्विज है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी अच्छे लेवल का है। थोड़ा सा फोकस दोगे ना तो एक क्विज में कुछ भी नहीं है, और अगर नहीं दोगे तो बहुत कुछ है। कोशिश करेंगे, कमेंट में आंसर डालो। कल के कमेंट्स के आंसर मैंने अपडेट कर दिए हैं दोपहर में, आज वाले भी मैं कल सुबह में अपडेट कर दूंगा। डालना कमेंट सेक्शन में, गलत होते हैं तो मैं आपको बता भी देता हूँ जिन लोगों के गलत होते हैं। आगे बढ़े, कह रहे केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन कंटेनमेंट। तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया है कंटेनमेंट करने को। कंटेनमेंट मतलब इस चीज़ की रोकथाम, वायरस को आगे बढ़ने से रोकना। तो इन तीनों ने बहुत अच्छे तरीके से, एक्सेप्शनली अच्छे तरीके से बड़ा अच्छा काम किया है कंटेनमेंट करने का। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है छोटा सा, आप सीखने के लिए पहले खुद पे काम करोगे, अपने से सवाल करना इन दोनों में मैंने क्या गलती की है। चलो हिंट भी दे देता हूँ, इस गुड नाम के वर्ड से मैंने आपको हिंट दे दी। इन दोनों में मैंने कहाँ पे गुड को सही यूज़ किया है, कहाँ पे गुड को मैंने गलत यूज़ किया है, फटाफट मुझे आप बताएंगे। चलो देखो, सारा चक्कर है इस गुड का, इससे करेक्टर बहुत चेंज होते हैं। मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, वैसे मैंने लिखा नहीं है। गुड अगर नाउन की तरह यूज हो, नाउन की तरह, तो इसके 2 मतलब होते हैं, सामान, थिंग्स, या किसी की भलाई, है ना, या किसी की भलाई। अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो, इसका मतलब होता है अच्छा, जो आपने सुना ना, गुड बॉय, गुड गर्ल, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अगर ये एडवर्ब की तरह यूज हो, एडवर्ब की तरह यूज हो, तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीटली, कंप्लीटली। समझ गए ना। अब दिक्कत क्या होती है, बहुत जगह आप गुड को एज एन एडवर्ब यूज़ कर देते हो और अच्छा बताने के लिए। अगर गुड को आप एडवर्ब की तरह यूज़ करना चाह रहे हो और किसी चीज़ को अच्छा बताना चाह रहे हो एज एन एडवर्ब, तो आपको गुड नहीं, आपको क्या यूज़ करना है उसकी जगह पे, वेल। समझ गए ना। अब सेंटेंस में आपको देख लेना है गुड क्या काम कर रहा है। अगर जो आप उससे काम करवाना चाह रहे थे वो काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो सेंटेंस में एरर है। देखें, दे हैव डन गुड इन देयर मैथमेटिक्स टेस्ट। उन्होंने बहुत अच्छा किया अपने मैथमेटिक्स टेस्ट में। यहाँ पे करने, वर्ब के लिए हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। भाई कैसा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। वर्ब के लिए जो एडजेक्टिव होता है उसको बोला जाता है एडवर्ब, है ना। वर्ब का एडजेक्टिव ही एडवर्ब कहलाता है। तो हमें एक्चुअल में गुड यूज़ करना था, पर एडवर्ब के सेंस में, एडवर्ब के सेंस में गुड का काम होता है कंप्लीटली। हमने गलत यूज़ कर दिया इसको, इसकी जगह आना चाहिए था वेल। दे हैव डन वेल इन देयर मैथमेटिक्स टेस्ट। समझ गए ना। एडवर्ब चाहिए थी, अच्छे के लिए एडवर्ब का मतलब होता है वेल, है ना। अच्छे के लिए गुड नाम की कोई एडवर्ब हमारे पास नहीं है। अब देखो, वी शुड डू गुड टू अदर्स, हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। वी शुड डू वट, गुड टू अदर्स। यहाँ पे वट का रिप्लाई दर है, ये एक ऑब्जेक्ट बन के आएगा जो कि होता है एक नाउन, और नाउन फॉर्म में गुड का काम होता है भलाई। वी शुड डू गुड टू अदर्स है ना, इस सेंटेंस में नो एरर है। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ केरला वॉज फुल्ली गियर्ड even before the first case was reported, the other 2 states utilized the early phase of the lockdown to track, test and isolate those infected and trace contacts. कह रहा अगर केरला फुल्ली गियर्ड था, पूरे गियर में आ गया था, पूरे एक जो है मूड के अंदर आ गया था, केरला वॉज फुल्ली गियर्ड, यहाँ तक कि पहले फर्स्ट केस के रिपोर्ट होने से। कह रहा है केरला की बता रहा है, कह रहा है अगर केरला फर्स्ट केस के रिपोर्ट होने से पहले ही फुल गियर में आ गया था, तो कह रहे जो दूसरे 2 है ना, अदर 2 स्टेट्स, जो दूसरी 2 स्टेट्स हैं, उन्होंने यूटिलाइज़ किया शुरुआती दौर को इस लॉकडाउन के ट्रैक करने में, टेस्ट करने में और अलग करने में, आइसोलेट करने में उन लोगों को, दोस्त जो कि इन्फेक्टेड हैं, और ट्रेस करने में उनके कॉन्टैक्ट्स को, उनके संपर्क को। समझ गए ना। तो केरला तो शुरुआत में ही पहले गियर में आ गया था, है ना, फुल्ली गियर में आ गया था केस आने से पहले ही एक भी, और बाकी की दोनों स्टेट्स ने शुरुआती दौर को लॉकडाउन के इस काम के अंदर यूज़ किया। अब देखो यहाँ पे द अदर यूज हुआ है, स्टेट्स आ रही हैं, 2 स्टेट्स हैं, फिर भी हम द लगा रहे हैं क्योंकि 2 स्पेसिफिक स्टेट्स की बात हो रही है। कौन सी, केरला बाहर निकाल दो, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। समझ गए ना। तो द अदर ऐसे यूज़ करते हैं आप। अगर आपके पास प्लूरल हो या सिंगुलर नाउन हो, पर आपको पता हो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको द अदर लगाना है। अदरवाइज सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से अदर या जो अनदर में से एक को चूज करना है। ठीक है ना। आगे बढ़े। कह रहा नथिंग एल्स कैन एक्सप्लेन व्हाई बेंगलुरु हैज़ बक्ड द ट्रेंड, व्हाई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई हैव रिपोर्टेड पैंडेमिक एपिसेंटर्स। कह रहा कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ हमें सफाई नहीं दे सकती क्यों बेंगलुरु ने बक कर दिया है,
एल्यूड कर दिया है, बच निकला है, रजिस्ट कर गया है इस ट्रेंड को, इस रुझान को। और कब, जब ये तीनों सिटीज जो है ना, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, वो बन चुकी हैं इस महामारी की एपिसेंटर, इस महामारी की हॉटस्पॉट। कह रहे बेंगलुरु भी हॉटस्पॉट था, पर ये हॉटस्पॉट होने के बावजूद इसने इस ट्रेंड को बक किया है। आज की डेट में हॉटस्पॉट नहीं है, बल्कि ये तीनों जो है ना हॉटस्पॉट आज भी हॉटस्पॉट्स हैं, पैंडमिक का एपिसेंटर बन चुकी है। तो कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज़ को। कौन सी चीज़ करेगी अभी आगे बताएगा। कह रहा महाराष्ट्र हैज़ अडॉप्टेड द करेक्ट अप्रोच ऑफ एनहांस टेस्टिंग अनमाइंडफुल ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ केसेस गेटिंग रिपोर्टेड स्टे। कह रहे महाराष्ट्र ने अडॉप्ट कर लिया है करेक्ट अप्रोच को, अपना लिया है सही अप्रोच को, एनहांस टेस्टिंग की और ज़्यादा टेस्टिंग की, बिना माइंडफुल हुए, बिना इस चीज़ को दिमाग में लिए, बिना इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गौर किए, अनमाइंडफुल रहते हुए लार्ज नंबर ऑफ केसेस के रिपोर्ट होने के हर रोज। तो महाराष्ट्र डरता नहीं है, उसने कहा मैं तो फुल टेस्टिंग करूँगा, मुझे 1% भी डर नहीं है, चाहे कितने भी केस दिल्ली जो है ना, मुंबई में, पुणे में निकल करके आए। समझ गए ना। माइंडफुल के बाद में भी ऑफ लगता है, अनमाइंडफुल के बाद में भी ऑफ लगता है। माइंडफुल होते हो तो किसी चीज़ को आप दिल पर ले लेते हो, दिमाग पे। अनमाइंडफुल होते हो तो किसी चीज़ की आप परवाह नहीं करते हो। फिक्स प्रपोर्शन है, पर इन दोनों के बाद ऑफ ही लगती है। आगे बढ़े। कह रहा है एग्रेसिव टेस्टिंग इनेबल्ड महाराष्ट्र टू अचीव द रिमार्केबल फीट ऑफ कंटेनमेंट इन धारावी। कह रहा है एग्रेसिव टेस्टिंग जो है उसने इनेबल कर दिया महाराष्ट्र को अचीव करने में, पाने में रिमार्केबल उस फीट को, उस एक्सेप्शनेबल उस अचीवमेंट को, जो कि एक कंटेनमेंट की, रोकथाम की धारावी स्लम्स के अंदर। तो हमें लगता था स्लम्स के अंदर तो बहुत सारी मौतें होंगी, क्योंकि धारावी में तो लोगों को खाने पीने रहने का भी ठिकाना नहीं है। पर इन्होंने क्या दिखाया कि हमने इतनी एग्रेसिव टेस्टिंग की, ऐसा फीट हमें मिल गया कि धारावी में आज की डेट में इन्फेक्शन को हमने कंटेन कर लिया। फीट होता है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट, कोई बहुत बड़ा आप जो है ना कुछ काम कर डालते हो, उसको कहते हैं फीट। FEAT होता है, डबल ET वाला फीट नहीं है वो, फीट जो फुट वाला फीट नहीं है ना, ध्यान रखना। करें इन स्टार्क कंपैरिजन कंट्रास्ट टिल अ फ्यू डेज अगो दिल्ली हैड यूज्ड एवरी ट्रिक इन द टेक्स्ट बुक टू कीप केसेस एंड डेथ्स लो। करें इसके बिल्कुल सीधे साधे कंट्रास्ट में, इसके बिल्कुल सीधे साधे उल्टा, कुछ दिन पहले दिल्ली यूज़ कर चुका था हर ट्रिक को जो टेक्स्ट बुक में है, हर वो चीज़ को जिसके बारे में हमें पता है, क्या कीप करने की, केसेस को और डेथ्स को लो नीचे। कह रहे इसके बिल्कुल उल्टा दिल्ली ने सारे दांव पेच लगा लिए, हर उंगली को टेढ़ा कर चुका है, टेक्स्ट बुक की हर ट्रिक को यूज़ कर चुका है डेथ्स और केसेस को कम रखने की। समझ गए ना। तो महाराष्ट्र क्या कर रहा था, कह रहा हम तो धारावी में पूरी टेस्टिंग करेंगे, चाहे 1 करोड़ लोगों को वहाँ पे कोरोना निकले, हम नहीं डरते, हम सबको पकड़ करके सही करवाएंगे। दिल्ली क्या कह रहा था, कह रहा चाहे जिए चाहे मरे, हम तो ये बताएंगे कितने कम से कम केस दिखा सकते हैं और कैसे हम डेथ्स को छुपा सकते हैं। तो कह रहा है ये इन दोनों के बीच में स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, एक जो है इस तरफ जा रहा है, दूसरा बिल्कुल उल्टी दिशा के अंदर। स्टार्क वर्ड को नोट करें, बिल्कुल सीधा साधा हो, एब्सोल्यूट हो, ब्लंट हो, क्लियर हो, उसको स्टार्क कहते हैं। स्टार्क में मैं आपको फ्रेज बताता हूँ, याद रहेगा आपको हमेशा ना। द स्टार्क रियलिटी ऑफ द वर्ड इज यू आर मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। दुनिया की सीधी साधी सच्चाई यही है, अपनी डेस्टिनी के आप मालिक हैं। और ये सच बात है, अगर आपको आज समझ नहीं आ रही तो 50 साल बाद समझ में आएगी। पर जो आप जिस अवस्था में आज आप हो ना, और जिस तरह से आप ज़िंदगी जीने वाले हो, आपने जो चॉइसेस ली हैं उसी पे वो डिपेंड करती है, किसी भी और चीज़ पे नहीं करती है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को हमेशा। अच्छी चॉइसेस लें, अपने ऊपर काम करें आज से। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दैट फ्यूअर केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, रेजेस सस्पिशन अबाउट देयर टेस्टिंग एंड काउंटिंग। दैट से सेंटेंस शुरू हो, उसके जस्ट बाद एडजेक्टिव या नाउन आ रहा हो, वर्ब ना आ रही हो, इसका मतलब क्या है, इसकी वर्ब कहीं और आएगी। इसका मतलब होगा ये बात की। अब देखो दैट आ गया शुरू में, इसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है, मतलब ये बात की। तो कौन सी बात की, करके जो कम केस है ना वो रिपोर्ट हुए हैं तेलंगाना से। कम केसेस को तेलंगाना में रिपोर्ट किया गया है, और कहाँ, वेस्ट बंगाल में, और कहाँ, यूपी में, और कहाँ, बिहार में। कह रहे ये बात की, ये काम हुआ है। कह रहे ये बात रेज करती है, उठाती है सवालों को इनकी टेस्टिंग के बारे में और इनकी काउंटिंग के बारे में। तो कह रहे ये चारों गरीब जो स्टेट्स हैं, इतने यहाँ पे मजदूर हैं जो वापस लौटे हैं, फिर भी कम केसेस को रिपोर्ट करती है, तो इनके ऊपर, इनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। अब देखो रेज वर्सेस राइज वाला कॉन्सेप्ट कई बार किया ना आपने मेरे साथ, कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब दोनों सेंटेंस के अंदर मुझे बताओ कैसे मैंने रेज वर्ब को गलत तरीके से यूज़ किया है। कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने लिख दिया है, रिवाइज कर लेना है ना, और फटाफट से दोनों के अंदर सही करके बताओ मुझे किस में मैंने गलत तरीके से यूज़ किया है कौन सी वर्ब को।
चलो देखो, रेज है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड, थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड। इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका मतलब होता है उठाना। अब किसी चीज़ को आप उठाओगे तो उस चीज़ का नाम आपको देना ही पड़ेगा। राइज है, इसकी सेकंड फॉर्म रोज होती है, थर्ड फॉर्म रीजन होती है। इसका काम होता है खुद उठना, इसके बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप ही उठ रहे हो ना। ऑब्जेक्ट कौन होगा? आप ही ऑब्जेक्ट हो, उठ भी आप ही रहे हो, उठा भी खुद को रहे हो, समझ गए ना। तो सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, ऐसी वर्ब को अर्गेटिव वर्ब बोलते हैं, इनके बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। अगर आपके पास सेंटेंस में जो अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप रेज को यूज़ करेंगे, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो आप राइज को यूज़ करेंगे। सन रेज्ड इन द मॉर्निंग, सन सूरज उदय हुआ, उठ खड़ा हुआ मॉर्निंग के अंदर। अरे भाई क्या रेज कर दिया? रेज का मतलब तो उठाना होता है ना, क्या उठा दिया? यहाँ तो आ नहीं रहा, मतलब बात हो रही है सन के खुद के उठने की। रेज की सेकंड फॉर्म रेज्ड होती है, हम राइज की जगह यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म को रोज को यूज़ कर देंगे। सन रोज इन द मॉर्निंग, समझ गए ना क्यों लगाया हमने रोज? क्योंकि सन खुद उठ खड़ा हुआ है, किसी को उसने खड़ा नहीं किया। सेकंड सेंटेंस देखो, सन रेज द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग, सन ने उठा दिया, उठ खड़ा कर दिया टेम्परेचर को मॉर्निंग के अंदर। यहाँ पे रेज को बिल्कुल सही तरीके से यूज किया हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे ना तो मैं ऐसे सेंटेंस बनाता हूँ जो दोनों एक जैसे होते हैं, है ना, और आपको मैं दोनों के बीच में डिफरेंस करके दिखाता हूँ। ये मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि आप में से बहुत लोग रट्टे मारने के शौकीन हो। सन के बाद तो सर राइज आता है, राइज की फर्स्ट फॉर्म सेकंड और थर्ड फॉर्म में से एक लगाया हूँगा, सन रोज लगाया हूँगा, हो जाएगा काम मेरा, है ना भाई। दूसरे में ढेर हो जाएगा, तो सन के बाद रेज्ड भी आ सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, या तो तुमने लॉजिक से सीखा या तुमने रट्टा मारा। अगर रट्टा मारोगे तो सन के बाद में राइज आएगा, रेज आएगा, ये पूरी जिंदगी निकल जाएगी समझने में। और अगर लॉजिक से समझा तो आज ही समझ जाओगे इस क्लास के अंदर, समझ गए ना। किसी चीज़ को उठाना तो रेज, खुद उठना तो राइज। आगे बढ़े, चलो। कह रहे while many states have reported migrant workers testing positive on arrival, it is inconceivable that UP, Bihar, West Bengal, which have recorded the most returnees, should not see a spike. कह रहे जहाँ बहुत सारी स्टेट्स ने रिपोर्ट किया है माइग्रेंट वर्कर्स के टेस्ट होने को पॉजिटिव, कब? अराइवल पे, है ना। बहुत सारे स्टेट्स ने हमें बताया कि माइग्रेंट वर्कर्स जैसे ही आए उनके टेस्ट हुए पॉजिटिव। कह रहे ये बड़ी इनकंसीवेबल बात है, ये बात बड़ी इम्पॉसिबल सी है, ये बात ऐसी जिस पे विश्वास नहीं हो रहा, इनकंसीवेबल है। दैट वो ये कि चारों के चारों जो स्टेट्स हैं ना, तीनों की तीनों जो स्टेट्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड किया है ज़्यादातर जो है रिटर्निस को, जिनमें ज़्यादातर मजदूर अपने घर लौटे हैं, कह रहे ये स्टेट्स ने नहीं देखा या इनको नहीं देखना चाहिए एक स्पाइक को, एक उछाल को। तो दूसरी स्टेट्स तो बहुत बता रही हैं, है ना, अराइवल पे माइग्रेंट वर्कर्स के कोरोना पॉजिटिव होने का। आपके यहाँ तो सारे देश में वर्कर जाते हैं, आपके वर्कर्स को किसी को कोरोना नहीं है, तो कह रहे बड़ी इनकंसीवेबल सी बात है ये बात। अब वर्ड देखने वाला क्या आया? इनकंसीवेबल, डाउटफुल, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, इम्प्रॉबेबल, इनक्रेडिबल। इन सब का मतलब यही है जिस चीज़ पे आपको भरोसा ना हो, जो चीज़ आपको लगे सच ना हो। तो इनकंसीवेबल का ये सब के सब हैं सिनोनिम्स। आगे बढ़े, चलो। कह रहा है थ्रू फ्यूर क्लिनिक्स एंड टेस्टिंग ऑफ पीपल विद इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस in certain areas in Chennai that have high spread, Tamil Nadu is making up for lost time. कर जरिए फीवर क्लिनिक्स के, ऐसे क्लिनिक्स जिसमें फीवर चेक किया जाएगा आपका और टेस्टिंग करके लोगों की, है ना, और किसके लिए? इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लिए। ऐसी इलनेस जो जुकाम से आती है, इन्फ्लुएंजा से आती है, फ्लू से आती है। और कहाँ पे? कुछ एरियाज़ में चेन्नई के। करें इन दोनों चीज़ों के जरिए हुआ क्या? करें जो एरियाज़ जिनमें हाई स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा फैलाव है, इन दोनों चीज़ों के जरिए तमिलनाडु मेकअप कर रहा है, तमिलनाडु भरपाई कर रहा है उस लॉस्ट की जो हो गया टाइम की, है ना। लॉस्ट टाइम की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है, जो वक्त इसने खोया है उसको सही कर रहा है, समझ गए ना। तो दोनों काम करके तमिलनाडु अपना रिकॉर्ड को सुधार रहा है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ मेक अप, इस वर्ब का फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? मेकअप क्या करते हो आप जो चीज़ों को छुपाना चाहते हो उनको छुपा देते हो, जो चीज़ों को आगे लाना चाहते हो उनको आगे ले आते हो, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। मेकअप यही करती है ना गर्ल्स, है ना, तो वहाँ से इसको रिलेट करने की कोशिश करें। मेकअप करने का मतलब चीज़ों को बैलेंस करना, कंपेंसेट करना, भरपाई करना, अपनी वीकनेसेस को कम करना, है ना, मेकअप। वास्तव में वो वैसे ही बनी है फ्रेजल वर्ब, मेकअप जो आप लड़कियाँ करती हो ना वो वैसे ही बना है, इसी मकसद से उसको बनाया गया। आगे बढ़े, कर बट ट्रू कंटेनमेंट विल रिमेन डिफिकल्ट and will depend on door-to-door surveillance and large-scale testing in these areas. लेकिन सच की जो कंटेनमेंट है ना, सही में जो रोकथाम है वो रिमेन बनी रहेगी, will remain डिफ़िकल्ट, बड़ी मुश्किल, और will डिपेंड करेगी डोर टू डोर सर्वेलेंस पे, घर घर जाकर के निगरानी पे, और लार्ज स्केल टेस्टिंग पे इन दीज एरियाज, इन एरियाज़ के अंदर। तो कह रहे सही में कंटेनमेंट के लिए घर घर जाकर के आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको देखो कलर दिया हुआ अलग से, क्यों दिया हुआ है? विल रिमेन डिफ़िकल्ट एंड विल डिपेंड ऑन डोर टू डोर सर्वेलेंस। विल वर्ब को दूसरी बार रिपीट किया हुआ है,
मेरा इंग्लिश का रूल क्या कहता है, आपको मिनिमलिस्ट अप्रोच रखनी है, एक वर्ड को दूसरी बार रिपीट नहीं करना है ना। नाउन्स के लिए प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं, वर्ब को हम दूसरी बार ओमिट कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता तो मैं क्या लिखता, बट ट्रू कंटेनमेंट विल रिमेन डिफिकल्ट एंड डिपेंड ऑन डोर टू डोर सर्विलेंस। समझ गए ना। इस केस में मैं इस दूसरे वाले विल को निकाल देता। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। Going by the cases reported, Gujarat seems to be the only place where the virus spreads in a definite number of people every fortnight, even when tests are increased incrementally. ध्यान देना इस पे, हंसी उड़ाई है गुजरात की। कह रहा गोइंग बाय के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू, और किसके, केसेस के। कौन से केस, इनको रिपोर्ट किया गया। कह रहा इसके हिसाब से गुजरात दिखाई देता है ओनली प्लेस, अकेली ऐसी जगह जहाँ पे वेयर वायरस स्प्रेड होता है एक डेफिनेट नंबर ऑफ पीपल में, है ना। आज 2 लोगों में स्प्रेड होगा, फिर कल 2 लोगों में होगा, फिर 3 परसों 2 लोगों में होगा, है ना। जहाँ पे वायरस ने अपनी काउंटिंग को फिक्स कर रखा है। और कब, एवरी फोर्टनाइट, हर 15वें दिन। कह रहे इवन व्हेन, यहाँ तक कि जब टेस्ट आर इंक्रीज इंक्रीमेंटली, टेस्ट को इंक्रीज किया जाता है इंक्रीमेंटली, टेस्ट जो है हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो कह रहे अगर देखें ना आंकड़ों को, तो गुजरात ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे वायरस ने एक डायरी सी बना रखी है, हर 15वें दिन एक फिक्स नंबर ऑफ पीपल को जो है ना जो है इंक्रीज़ कर देता है उनके टेस्ट जो है पॉजिटिव होने की काउंट को। तो थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा है गुजरात का, और ये बात सच भी है। मेरी पोस्टिंग है गुजरात में। अहमदाबाद में 60% लोगों को कोरोना है ना। कुछ लोग सही भी हो गए हैं, ज़्यादातर लोग सही हो गए इनफैक्ट, पर गवर्नमेंट ने उनको काउंटिंग में नहीं लिया। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना। अहमदाबाद में 60% लोगों को कोरोना हो चुका है, ये आज भी है, पर गवर्नमेंट के हिसाब से 5% 10% लोगों को कोरोना है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब उन्होंने होप छोड़ दी है पूरी। कह रहे जैसे सही होगा वैसे होगा गुजरात के अंदर, हमें तो हर 15वें दिन बता देना है कि 500 नए केस मिले। अब देखो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द ओनली वे टू कंटेन नंबर्स इज़ बाय नॉट हाइडिंग देम। अकेला रास्ता कंटेन नंबर्स का क्या है, उनको ना हम हाइड करें। तो गुजरात को नसीहत दे रहा है, कह रहा है सिर्फ एक ही तरीके से आप नंबर्स को कंटेन कर सकते हो, रोक सकते हो, आप उनको हाइड मत करो, सबको बता दो कि क्या चल रहा है आपके जो है ना स्टेट के अंदर, ताकि आपको सेंटर से कोई हेल्प मिले। समझ गए होंगे आई थिंक। थोड़ा सिंपल था, ग्रामर को हमने ज़्यादा लेने की कोशिश की। फटाफट से एक लाइक और एक शेयर वीडियो को देना, है ना। अगर पूरा पढ़ा है, समझ में आया अच्छा, तो एक शेयर एक लाइक तो बनता है ना। आपके शेयर्स और लाइक्स के ऊपर मैं डिपेंड रहता हूँ मेरे चैनल की मार्केटिंग के लिए। टाइम बहुत कम होता है, आप अगर लाइक और शेयर देते हो तो इससे चैनल को ग्रोथ मिलती है। साइनिंग आउट।